दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ना कक्षा 12 हिंदी यानी साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के लिए मान्य है। ठीक है, आज मैं उसका अशोक के फूल का अभ्यास प्रश्न का जो गद्यांश था उसका संपूर्ण हल बताऊंगा। दोस्तों मैं यहाँ आपको ना बिल्कुल फ्री में बताऊंगा। आप क्या होता है कि महंगे महंगे बैच खरीदते हैं फिर उससे पढ़ते हैं, आपको बिल्कुल मैं यहाँ निःशुल्क फ्री में बताऊंगा, जिससे अमीर और गरीब दोनों लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इनका जो जीवन परिचय है उसको मैं एक अलग तरह का वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप देख लें। दोस्तों आज मेरे पास टाइम बहुत कम है, तो चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। समय बहुत कम है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसे गद्यांशों पर आधारित प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। ठीक है, पाठ 4 अशोक के फूल। यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आपका जो है प्रश्न है। ठीक है, आपका पहला गद्यांश जो था उसके ब्लैक पेन से आप संकेत लिखेंगे और फिर नीला पेन से लिखेंगे भारतीय साहित्य में फूल उड़ता है। ये आपका क्या है, डॉट डॉट रहेगा, ये आपका संकेत है। फिर संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड चौथा पाठ अशोक के फूल नामक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है, और आगे आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग अगर देखो यहाँ मैं जानबूझ कर लिख देता हूँ कहीं कहीं पर, क्यों? क्योंकि जब पेपर में ये प्रश्न आएगा ना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम ही है। और ये जब पेपर में पूछा जाएगा तो वहाँ पे अगर मान लो किताब में प्रसंग नहीं पूछा है तो पेपर में आ सकता है। तो जाहिर सी बात है आपको ये जो प्रसंग पढ़ना आपके 2 अंक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने प्रसंग बता दिया और आप लोगों को भी लिखना है इसे। ठीक है, प्रस्तुत प्रसंग में महाकवि कालिदास ने जिस प्रकार ने अपने साहित्य में लाकर उसे अधिक सम्मान दिया, इसका मार्मिक वर्णन लेखक ने किया है। फिर से देखो एक बार, प्रसंग में महाकवि कालिदास ने जिस प्रकार अपने साहित्य में लाकर उसे अत्यधिक सम्मान दिया, इसका मार्मिक वर्णन लेखक ने किया है। किसको? अशोक के वृक्ष को। ठीक है, आगे आपका व्याख्या। लेखक कहता है कि पहले लोग अशोक के नाम तक भी नहीं जानते थे। लेखक कहता है पहले लोग अशोक के नाम तक भी नहीं जानते थे। यह एक सकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है। यह एक सकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है। कोई नहीं जानता ये क्या है, कोई नहीं जानता ये क्या है। और अधिक समय में ही अशोक के फूल उसी प्रकार कालिदास जी के ग्रंथों में ही जैसे नवीन बहू की गरिमा और पवित्रता तथा सुकुमारता का भार होती है। जब अशोक का वर्णन कालिदास ने किए तब यह अशोक के पुष्प लिए सुशोभित हो रहा था। ठीक है, आगे है आपका प्रश्न। आगे है अशोक के फूल को किस प्रकार कवि ने सम्मान दिया। अशोक के फूल को कवि ने कालिदास ने सम्मान दिया। ठीक है, इतना आप लिखेंगे और आगे लिखेंगे अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला। अशोक पुष्प को सम्मान किससे मिला? अशोक पुष्प को सम्मान महाकवि कालिदास जी से मिला। और अगला प्रश्न है कालिदास के काव्य में अशोक का प्रवेश किस प्रकार हुआ। उत्तर में आप लिखेंगे कालिदास के काव्य में अशोक का प्रवेश एक नवीन वधू के समान हुआ। ठीक है, इतना आप लिखेंगे। और अगला प्रश्न है आपका किस काल में अशोक को साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया। मुसलमानी काल में अशोक को साहित्य के सिंहासन काल से उतार दिया गया। ठीक है, मुसलमानी काल में अशोक को साहित्य के सिंहासन से उतार दिया गया। ठीक है, अगला है अशोक को अपूर्व सम्मान किससे मिला। अशोक को अपूर्व सम्मान किससे मिला। अशोक को अपूर्व सम्मान कालिदास से मिला, लेकिन एक डाउट हो रहा है। मुसलमान तो 1100 सदी के बाद ही आए थे, मतलब सन 1100 के बाद में वही जो आया था, क्या नाम है, जो पृथ्वीराज तराइन का युद्ध लड़ा, मोहम्मद गौरी, वहाँ से शुरू होता है मुसलमानों का आगमन भारत में। लेकिन ये कालिदास तो प्राचीन काल में थे ना, मतलब सन 105 ईस्वी के भी पहले थे, उसके आसपास में ही थे कालिदास। चलो देखते हैं आगे। किससे मृत्यु आघात से अशोक फूलता। किसके मृत्यु आघात से अशोक फूलता है। चलिए इसका जो लास्ट प्रश्न है इसको हल करते हैं। किसके मृत्यु आघात से अशोक फूलता था। सुंदरियों के असंजनकारी नृप वाले चरणों के मृदु से, यहाँ पे आप से लगा दीजिए, से आघात से वह फूलता था। सुंदरियों के असंजनकारी नृप वाले चरणों के मृदु से आघात से वह फूलता था। ठीक है, अगला आपका खा वाला।
भाई देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। संकेत, रविंद्रनाथ ने इस डॉट डॉट फिर रहेगा बीच में, हमें क्या मालूम है, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बताना भूल गया, आप जहाँ भी ना है लगाएंगे, जैसे ये वाला देखो है ना, इसके ऊपर जो ना इस बिंदु को विशेष रूप से ध्यान देना, इसको जरूर यहाँ पे लगा देना, जहाँ मुझसे छूट गया वहाँ पे आप लगा देना, क्योंकि आप इंटर में हैं, आपका एक एक मतलब अक्षर में एक एक मात्रा का महत्व है इस टाइम, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम जो देने जाएंगे, एग्जामिनर आपको फेयर कॉपी को चेक करेगा वहाँ ना, तो भाई अगर यहाँ ऐसे चूक है तो आपके नंबर कट सकते हैं। संकेत, रविंद्रनाथ ने इस हमें क्या मालूम है, ये आपका क्या संकेत हो जाएगा। संदर्भ, प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड चौथा पाठ अशोक के फूल नामक निबंध से संकलित है। इसका रचयिता डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत प्रसंग, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अशोक को ही स्मृति परंपरा प्रसंग का मार्मिक वर्णन किया है, ठीक है, इतना आप लिखेंगे। और अगला है आपका गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है कि इस भारतवर्ष में जाने कितनी अनगिनत जातियां आई और भारतवर्ष को बनाने में अपने हाथ को लगा गई, जिससे हम हिंदू रीति रिवाज कहते हैं। वे अनेक कार्य और आर्योत्तर का मिश्रण है, ठीक है, इतना आप लिखेंगे। और अगला है भारत में कौन कौन सी जातियाँ आए। भारत में असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए और न जाने कितनी मानव जातियाँ आई। भारत में इतने लोग आए। फिर उसके बाद मुसलमानी संतलन तो हो गए थे, ठीक है। रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष की संज्ञा किससे दी है। रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष की संज्ञा महामानव समुद्र जी से की है। रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है। रविंद्रनाथ ने भारत को महामानव समुद्र कहा है। भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है। भारतवर्ष के निर्माण में असुर, आर्य, शाक, हूण, यक्ष, नाग, गंधर्व आदि का सहयोग रहा है, ठीक है। संकेत, मुझे मानव जाति पवित्र है। संदर्भ, प्रस्तुत पर गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड चौथा पाठ अशोक के फूल नामक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इतना आप लिखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या करना, जिसमें आचार्य हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ममता रहित है, उसमें ममता का अभाव है, जो आज भी हर वस्तु में मिलावट ही मिलती है, परंतु एक चीज में मिलावट नहीं मिलती है परंतु विशुद्ध भी है, वह जीने की इच्छा। यह मानव की अमिट इच्छा है। आजकल तो जहर में मिलावट आ गए हैं, ठीक है, आयुर्वेदिक दवाई में अंग्रेजी दवाई क्या है, मिलावट है। पंडिताई किस प्रकार का एक बोझ है, ठीक है, पंडिताई एक प्रकार का बोझ है, वह जितना भारी होती है वह उतना तेजी से डुबोती है। चलो अब जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है। प्रस्तुत गद्यांश में किसकी विवेचना की गई है। प्रस्तुत गद्यांश में हम सब उदास नहीं होना चाहिए, हम सभी को उदास नहीं होना चाहिए, हम सबको उदास नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ आप लिख सकते हैं, ठीक। प्रस्तुत गद्यांश में हम सबको उदास नहीं होना चाहिए। इस तर्क में विवेचना की गई है अशोक की मौज और मनुष्य के मनोवृत्ति की विवेचना की गई है, ठीक है। ये इसको एक तरह का प्रसंग भी आप कह सकते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसकी मनोवृत्ति बदलने की बात कर रही है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मनुष्यों के मनोवृत्ति के बदलने की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है लेखक के अनुसार किसमें परिवर्तन हुआ है। लेखक के अनुसार मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ है। मनोवृत्ति और धावन शब्दों का क्या आशय है। मनोवृत्ति से आशय मानसिकता और धावन से आशय चलना। धावन यानी अश्व धावत, ओहो समझ गया। अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है, क्योंकि उसका कुछ नहीं बिगड़ा और वह उदास नहीं होता। कथड़िया दिखात है। अगला प्रश्न है, ठीक है, कुछ नहीं और वह उदास नहीं होता, चाहता है, मतलब यही अशोक आज भी उसी मौज में क्यों है, उस प्रश्न का ही उत्तर आगे है। चाहता और वह हजारों वर्षों से उस पूर्व मनोवृत्ति को नहीं बदला
इसलिए वह आज मौज में है। संकेत यानी घाव वाला है आपका। अब घाव वाला में आप जो संकेत कहते हैं, दुनिया अखाड़ा ही होती है, बस इतना आप सेम छाप लेंगे। संकेत संदर्भ में आप लगेंगे प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड चौथा पाठ अशोक के फूल नामक निबंध से संकलित है, शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इतना जो क्या या आप पूर्वानुसार भी यहाँ आगे लिख सकते हैं, वही मायने रखेगा, ठीक है ना। अगला है प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य के स्वार्थ की चर्चा एवं अशोक से उसकी स्मृति सदी को किसी भी प्रकार से ना भूलना, इसकी यथास्थिति को एक प्रसंग में लेखक ने मार्मिक वर्णन भली प्रकार से किया है, ठीक है। और आप आगे लिखेंगे व्याख्या में जो है डॉक्टर हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि यह दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, लोग मात्र उतना ही चाहते जितना उनका स्वार्थ सिद्ध हो सके। ये बात तो बिल्कुल सही बोले हैं। अशोक ने उनका क्या आवश्यकता, अशोक से उनका आज क्या आवश्यकता, आज के समय यदि उनका किसी भी तरह से आवश्यकता पड़ता तो भी याद रखते हैं। और बताइए कि ये सारा संसार अखाड़ा ही तो है, स्वार्थ का अखाड़ा है। अपना भला हो, अपना भला हो। जो लोग सोचते खाली मेरा भला हो, पड़ोसी के देख के जड़ते हैं, वो स्वार्थी हैं, ठीक है। लेखक ने किस बात को स्वार्थ कहा, भुलक्कड़ लोगों को स्वार्थ है। किस प्रकार के लोगों को स्वार्थ कहा, भुलक्कड़ लोगों को स्वार्थ कहा। किस प्रकार के लोग स्वार्थ है, भुलक्कड़ लोग। और अगला है यहाँ पे संकेत जो आप सेम छाप लेंगे, अंगा वाला प्रश्न है। और जितना अशोक जितना पीछे छूट गया है, आपका क्या संकेत है। प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड चौथा पाठ अशोक के फूल नामक निबंध से, अशोक के फूल यहाँ उद्धरण चिन्ह आप लगा दें, नामक निबंध के शीर्षक से अवतरित है। इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ये अशोक का फूल क्या है, एक निबंध है, ठीक है, क्योंकि एक नंबर का ये भी है, बहुविकल्पी में आ सकता है, क्या पता। प्रस्तुत प्रसंग में लेखक ने सामान्य सभ्यता एवं उसके रहस्य और समाज का भली प्रकार से अध्ययन किया है। बाप रे, लेखक कहता है कि उस समय पश्चात उसके स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन वह एक भिन्न रूप से हमारे सामने होती है। यही कारण है कि कभी सम्राटों और सामंतों ने जिस विशाली और चाटुकार संस्कृति को जन्म दिया, जैसे आज के समय में वर्तमान नेता समझ रहे हो ना, जो वर्तमान सरकार है, दिमागी हालत कुछ सही नहीं है, वह मन को लुभाने वाले और व्यक्ति के उन्मत्त करने वाली संस्कृति धीरे धीरे समाप्त हो गए। वे सामंत उखड़ गए, इसी तरह और समाज भी उनका ढह गया और मनु और मदनोत्सव का धूमधाम भी मिट गया, ठीक है ना। जैसे अशोक का भी काल का था ना, समय था, जैसे अशोक ने कलिंग पे जब हमला किया था, उसी कहानी तो आप लोग खूब ही सुने होंगे। 321 ईसा पूर्व। सामंत सभ्यता का परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। सामंत सभ्यता का परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंत सभ्यता के परिष्कृत रुचि समृद्धि हुई थी, ठीक है ना। आज भी उस सामंत सभ्यता का क्या स्थिति है, आज भी उस सामंत सभ्यता का क्या स्थिति है। लेखक के अनुसार आप समझो इसको क्या है। लेखक के अनुसार आज भी उस सामंत सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं। अच्छा, मृत्यु हो गई थी, मतलब धर्म के प्रचार में अशोक जुट गए थे ना, इसलिए अशोक का समाज ढह गया और उसकी विशालता पूर्ण जीवन का धूमधाम मिट गई। अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है। अशोक का वृक्ष सामंत सभ्यता परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। सामंत सभ्यता किसके आधार पर पली बढ़ी। सामंत सभ्यता पीरों, भूत, भैरव, काली, दुर्गा जी के वरदान से पली बढ़ी। पीर ये तो इस्लाम में आते हैं। और साधारण प्रजा के परिश्रम के आधार पर पली बढ़ी, ठीक है ना। लेकिन हमसे उससे क्या मतलब, क्या हम तो स्वार्थी हैं। सामंत कामनियों को किसका वरदान प्राप्त हुआ। सामंत कामनियों को पीर, भूत, भैरव, काली, दुर्गा का वरदान प्राप्त हुआ, लेकिन आज भी ये कायम है। यक्षों की प्रतिष्ठा किससे घटा दी। यक्षों की प्रतिष्ठा पीरों ने, भूत भैरव ने, काली दुर्गा जी ने घटा दी। अशोक के वृक्ष क्या विशेषता है। अशोक के वृक्ष की विशेषता, अशोक के वृक्ष जितना मनोहर, जितना रहस्यमय और जितना अलंकार में, परंतु विशाल सामंत सभ्यता का परिष्कृत रुचि का प्रतीक है।
अब आपका लास्ट प्रश्न है यही दोनों। सामंत सभ्यता से क्या तात्पर्य है? जो साधारण प्रजाओं से पली भली व सामंत सभ्यता का प्रतीक थे। दोस्तों अगर आप इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं और क्लास में टॉप करना चाहते हैं तो चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लेना, इसमें आपका ही फायदा है। सामंत कामनियों को किसका शक्तिशाली वरदान मिलने लगा? सामंत कामनियों को देवताओं की शक्तिशाली पीर देवी देवता इसे लिख देना, ठीक है ना, क्योंकि वही चीज़ें घुमा फिरा के कई बार पूछा जा चुका है। सामंत कामनियों को देवी देवताओं पीरों से शक्तिशाली वरदान मिलने लगा। इतना आप लिखेंगे, आपका ये जो पाठ यही समाप्त होता है। फिर मैं मिलूंगा आपके अगले वीडियो में। दोस्तों ये जो वीडियो है अगर आप एक बार ईमानदारी से अगर पढ़ लेंगे ना तो भाई आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए।